हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा आपको एनटीए केमिस्ट्री के जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उनके क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 82 जो टेस्ट हुआ है आपका उसके केमिस्ट्री क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टेस्ट 83 हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if lambda naught is the threshold wavelength of metal for a photoelectron emission, if the metal is exposed to the light of wavelength lambda, then the velocity of ejected electron will be root 2 hm। ये वैल्यूज दी गई है और k पूछ रहे हैं कि ये जो k है ये क्या होगा। तो बेटा आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस 5। क्लियर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एच सी बाई लेमडा एंड यहाँ हो जाएगा एच सी बाई लेमडा नॉट। ये बेटा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ये है आपका जो लाइट दी जा रही है, जो इमिटिंग जो एक्सपोज हो रही है जो लाइट, उसका लेमडा ये है। ठीक है, तो सारी इस वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एच सी कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। क्लियर। यहाँ से बेटा वी स्क्वायर हो जाएगा 2hc बाई एम, और यहाँ पे अगर हम लेमडा और लेमडा नॉट का एमसीएम ले लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2hc बाई एम लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नॉट लेमडा। ओके, ये रूट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू इन्होंने दिया है तो पूछ रहे हैं ये क्या होगा। तो बेटा इसमें मैच क्या कर रहा है, देखो आप, ये आपकी वैल्यूज मैच कर रही हैं। क्लियर। और बची वैल्यू क्या है बेटा, c बाई लेमडा माइनस लेमडा नॉट लेमडा बचा है आपका, तो यही आपका आंसर होगा। k की वैल्यू होगी c बाई लेमडा नॉट बाई लेमडा। ओके, तो आंसर इज c। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of three center two electron bond in a molecule of diboron is। बेटा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ये होता है। क्लियर। और ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा आपको, ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी COH ग्रुप आर प्रेजेंट इन एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है बेटा COOH एंड हियर इज द NH2 ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखो कितने ग्रुप हैं, तो आपको देख पा रहे हो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the density of liquid is 1.2 milligram, there are 35 drops in 2 ml, the number of molecule in 1 drop is। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, मोल। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब बेटा हमें वेट चाहिए। वेट देखो यहाँ पे, ये जो 35 ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2 ml। तो मैं कहूं कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम होगा बेटा 2 बाई 35। ये हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। वॉल्यूम हमें पता चल गया, अगर वेट चाहिए तो हम क्या करें, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 ड्रॉप का वेट पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 बाई 35 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.2, इससे हमें क्या हो गया, वेट पता चल गया। अब इससे हमें मोल पता चल जाएगा बेटा, मोल क्या हो जाएगा 2 बाई 35 इंटू 1.2 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 70। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 35 का स्क्वायर। क्लियर। ये तो आ गया मोल, पर हमें क्या चाहिए बेटा, मॉलिक्यूल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो वैल्यूज है यही नंबर ऑफ मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें पाए जाएंगे। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the not correct।
ऑप्शन ए लेड इज द ट्रू मेटल विद +2 इलेक्ट्रोवैलेंसी, सही है, लेड है +2 में भी एग्जिस्ट करता है एंड ये +4 में भी एग्जिस्ट करता है, बट मोर प्रोमिनेंट वैलेंसी क्या होती है इसकी +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट सही है। लेड फॉर्म्स PbCl4 विच इज सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सही है बेटा। थर्ड पॉइंट है लेड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl टू फॉर्म PbCl2, बिल्कुल, देखो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों कंपाउंड ये बनाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, अगर लेड की रिएक्शन हमने NaOH से कराई तो बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है बेटा सोडियम प्लमाइड और इसका स्ट्रक्चर होता है Na2PbO2, क्लियर, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो बेटा ये क्या है, ये है आपका सोडियम प्लमाइड। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा डी, ये लेड हाइड्रोक्साइड ना बन के क्या बनेगा बेटा सोडियम प्लमाइड बनेगा, तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HI की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, तो आपको पता है यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। I आपका यहाँ बाइंड अप होगा, हाइड्रोजन यहाँ बाइंड अप हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा PHCH2I एंड ये OH यहाँ पे क्या हो जाएगा OH बाइंड अप हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी ये दिखे, या तो ये दिखे मतलब बेंजाइल कार्बोकैटायन या 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिखे या फिर एलाइलिक कार्बोकैटायन दिखे, अगर इन तीनों ऐसे ग्रुप अगर आपको दिखते हैं ईथर में तो फिर HI की रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होगी, अन्यथा SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होगी। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज प्लॉटेड अगेंस्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया गया, तो पूछ रहे हैं कि इसकी लिक्विफिएबिलिटी क्या होगी, मतलब कौन इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, क्वेश्चन ये। देखो बेटा, जो लिक्विफिएबिलिटी होती है मतलब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसमें देखो बेटा, सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबल गैस होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, और ये ऑप्शन बेटा आपके ऑप्शन फर्स्ट में मैच कर रहा है। क्लियर? Okay, now next question. Consider the following alkyl halides. Arrange this alkyl halide decreasing order of reactive विलियमसन रिएक्शन। ठीक है बेटा, आपको बता दें जो विलियमसन रिएक्शन में है ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो अप करती है, और आपको पता है जब SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी तो 1 डिग्री alkyl halide मोर एक्टिव होगा देन 2 डिग्री alkyl halide एंड देन 3 डिग्री। दूसरा, अगर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करिए तो बेटा ये स्टेरिक पे भी डिपेंड करेगा, इसमें स्टेरिक को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बेटा कि इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा क्या होगा, आपका एलाइलिक वाले जो एल्कीन होगी वो मोर रिएक्टिव होगी, देन 1 डिग्री होगी। लेकिन अब बात करते हैं 1 डिग्री की बेटा, तो 1 डिग्री में देखो फर्स्ट भी 1 डिग्री है, थर्ड भी 1 डिग्री है, फोर्थ भी 1 डिग्री है, और ये बेटा एलाइलिक एल्कीन है, एलाइलिक एल्किल हैलाइड है, तो एलाइलिक एल्किल हैलाइड तो मोर स्टेबल मोर रिएक्टिव होगा, तो ये सेकंड तो इज द मोर रिएक्टिव। अब बात करते हैं इनमें, तो देखो बेटा ये जो फर्स्ट वाला इसमें देखो क्या है, 3-3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, क्यों, क्योंकि ये इसका मैं स्ट्रक्चर अगर आपको ओपन कर दूं तो बेटा ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेरिक होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकंड की होगी और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, फर्स्ट की। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो आपको पता है जो ब्रोमो एल्केन है मोर रिएक्टिव देन क्लोरो एल्केन, तो क्या होगा, सब 4 होगा देन थर्ड होगा। हियर इज द ऑर्डर, और अगर आप चेक करोगे तो आंसर कौन सा आएगा, 2 4 3 1 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज KI व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म्स। बेटा जब KI की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे तो क्या होता है वो देख लो आप। पहले तो क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल HI के बनेंगे। फर्दर इन 2 मॉलिक्यूल HI पे क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट एक्ट करेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनाएगा आयोडीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करेगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, आयोडीन बन रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, सी, आयोडीन इज द राइट आंसर।
Now next question is the crystal system having the highest and lowest symmetry respectively. बेटा आपको पता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल अगर क्रिस्टल सिस्टम है तो वो होता है बेटा क्यूबिक, और जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है वो बेटा है ट्राइक्लिनिक। तो ये क्या पूछ रहे हैं, मोस्ट सिमेट्रिकल तो क्यूबिक हो गया, मोस्ट अनसिमेट्रिकल लोवेस्ट सिमेट्रिकल का मतलब मोस्ट अनसिमेट्रिकल, तो वो हो गया बेटा ट्राइक्लिनिक। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर, क्यूबिक एंड ट्राइक्लिनिक आर द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज amine oxide when heated forms alkene, this reaction is called, clear। बेटा एमाइन ऑक्साइड जो होता है, एमाइन ऑक्साइड में क्या होता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन द्वारा एल्कीन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन द्वारा एल्कीन प्राप्त होता है और ये होता है E2 एलिमिनेशन, और इसका एक नाम भी है बेटा, इसको हम कहते हैं कोप एलिमिनेशन। ओके, तो ये कोप एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ए, कोप एलिमिनेशन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज hot and concentrated KMnO4 at this temperature reacts with pentoene to form। तो देखो बेटा पहले तो आप पेंटोइन का स्ट्रक्चर बना लो। ये हो गया बेटा पेंटोइन। पेंटोइन पे अगर आपने क्या किया, हॉट कंसंट्रेट KMnO4 यूज किया, तो ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन करता है। ये बॉन्ड ब्रेक करो, इस ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर दो और इस ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर दो, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COOH, और ये क्या है बेटा, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड and here is the ethanoic acid। तो इसमें दो कंपाउंड बनेंगे, प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। तो आंसर कौन सा होगा, सी, अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HClO4, HNO3 and HCl are the strong acid in the aqueous solution in glacial acetic acid medium, their acidic strength is such that। एक्चुअली बेटा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको ग्लाइसियल एसिटिक एसिड में। तो आपको पता है HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन तीनों में से HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो बेटा हमारा आंसर कौन सा होगा, ये तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे स्ट्रॉन्गेस्ट कहीं नहीं दिया गया। बट बेटा इस ऑप्शन में एक कंट्रोवर्सी ये है कि अगर ये एक्वस फेज में होता तब तो ये ऑर्डर सही था, पर यहाँ पे बेटा जब आप ग्लाइसियल एसिड में इसको करोगे तो देखो ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाता है। ग्लाइसियल एसिटिक एसिड में नाइट्रिक एसिड मोर एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू HCl। तो एक्चुअली जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए ग्लाइसियल एसिड में वो होना चाहिए बेटा ये, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो बेटा आप क्या करोगे, इसी को, ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। HNO3 जो होता है वो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड में HCl के कंपेयर में मोर एसिडिक होता है, जबकि एक्वस फेज में HCl इज मोर एसिडिक देन HNO3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए, बट हियर इज द ऑर्डर। इसमें कंट्रोवर्सी है, अगर ऑप्शन में बेटा ये आपको मिलता है तो आप इसको प्रेफर करोगे ना कि इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आपको पता होगा log K इक्वल टू होता है माइनस का डेल्टा H अपॉन 2.303 R एंड 1 बाई T प्लस डेल्टा S बाई। अब बेटा अगर इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करो तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस c। ओके, अब यहाँ क्या है, x एक्सिस पे ये है तो बेटा ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट बेटा देखो ऑप्शन ए है, ये स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट ग्राफ है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द 3 सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। 3 सॉल्यूशन दिए गए और उनको पीएच के ऑर्डर में आपको क्या करना है, सेट करना है कि किसका पीएच ज्यादा होगा। तो बेटा ये हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है बेटा, ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, क्लियर।
तो इसकी जो pH की वैल्यू होगी वो बेटा ग्रेटर देन 7 होगी। क्लियर। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की। ये हो गया बेटा एसिटिक एसिड एंड हियर इज द सोडियम एसीटेट। क्लियर। ये बेटा क्या है, बफर है, और जो बफर है इसका पीएच अराउंड 7 के इर्द गिर्द होगा। ओके, अराउंड 7 के इर्द गिर्द होगा। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का बेटा पीएच लेस देन 7 होगा। अब इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ये होगा, मतलब फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। देयर इज द आंसर इज फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the compound which contain both covalent and coordinate bond। बेटा ऑप्शन ए को हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया बेटा N, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया C। ठीक है बेटा, इसमें देखो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये क्या है बेटा आपके कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ए, इथाइल आइसोसाइनाइड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The IPSC name of Wilkinson's catalyst। बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम क्लोराइड होता है बेटा, ये होता है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। क्लियर। अब ये क्या है आपको पता है, ये हो गया, ये कौन सा है बेटा, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसका नेमिंग कर दो, तो बेटा सबसे पहले इसका नाम करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। क्लियर। इसके बाद ये क्या है, क्योंकि आपको पता है ये ट्राइफिनाइल है, तो इसके यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम, और इसका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये -1 और ये तो न्यूट्रल होगा, तो 1। क्लियर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, क्लोराइडो टिस ट्राइफिनाइल रोडियम फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hydrocarbon A react with KMnO4 under neutral condition at room temperature to form only a diketone। आपको मैं पहले बता दूं बेटा कि जब आप एल्काइन पे KMnO4 कोल्ड KMnO4 को यूज करते हो आप, तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको डाइकीटोन मिलता है। क्लियर। तो अगर आपको एल्काइन से डाइकीटोन मिल रहा है, तो डाइकीटोन को अगर आप मर्ज कर दोगे तो बेटा एल्काइन मिल जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है कि बेटा ये जो डाइकीटोन बना है, इन दोनों ऑक्सीजनों को आप रिमूव कर दो, और इन दो डबल बॉन्ड को इसके बेस क्या कर दो, बैलेंस कर दो, तो जो रिस्पेक्टेड एल्कीन होगी बेटा वो मिल जाएगी। तो इससे जो आपकी एल्काइन है बेटा वो मिल जाएगी। तो इन दोनों को हमने रिमूव किया, तो डबल बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर लिए, और यही जो एल्कीन होगी बेटा यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करो बेटा, ऑप्शन चेक करोगे तो आपको डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें वही एल्काइन हमें मिल रही है जो आपके क्वेश्चन में है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। क्या पूछ रहे हैं कि कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, और आपको एक फार्मूला पता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, इसका मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच होनी चाहिए। तो टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो मतलब टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ओके, तो बेटा फिर डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू रखते हैं। डेल्टा एच क्या है आपका बेटा 170 किलो जूल में है, तो इसको बेटा जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इधर 170। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1000 केल्विन। जो टेम्परेचर होगा 1000 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, और उस पूरे ऑप्शन बेटा 1200 केल्विन यही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A fuel cell involve combustion of butane at 1 atmosphere इतना। तो पूछ रहे हैं इसका E0 सेल क्या होगा। क्लियर। तो बेटा पहले आपको E0 सेल का फॉर्मूला बता दें, E0 सेल इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी अपॉन NF। क्लियर। अब यहाँ जो आपको F पता है बेटा, ये क्या होता है 1 फैराडे, और इसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। क्लियर।
ये जो n होता है ये होता है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन। टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे करते हैं, क्लियर। और डेल्टा जी की वैल्यू दी है। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आप? टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा ये है H10 प्लस 13/2 ऑक्सीजन 4 CO2, क्लियर। बेटा यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टार्ट निकालो कार्बन का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4। बेटा चेंजेस निकालोगे टोटल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा माइनस का 2.5 इंटू 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 10 और ये हो जाएगा आपका 16। अब क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये -10 तो टोटल हो जाएगा बेटा 26। तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 26। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू इन्होंने दिया है कितना 2746 किलो जूल। इसको आप चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। उसके बाद n की वैल्यू 26 n2 96500 कूलम। जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपकी वैल्यू आएगी 1.09 वोल्ट, ये पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा C 1.09 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp3d3 हो, इसके अलावा 1 लोन पेयर भी उसके पास हो, ठीक है। बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ये क्या हो जाएगा sp3d2, यहाँ भी sp3d2, यहाँ पे भी बेटा sp3d2 होगा, क्लियर। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा sp3d3 और यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा, ओके। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा ज़ेनान हेक्साफोलाइड। बेटा मैं स्ट्रक्चर बना दूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यही स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। फ्लोरीन 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 और ये हो गया आपका लोन पेयर। टोटल हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर में कितना 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 7 हो गया। 7 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो उसका शेप कैसा हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if mu1 is the frequency of series limit of Lyman series and v2 is the frequency of first line of Lyman series, okay, and v3 is the frequency of series limit of Balmer series, okay। तो बेटा मान लो कि ग्राउंड स्टेट में ये क्या है लाइमन, इसकी n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये होगी लाइमन के बाद क्या होगा बामर, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं बात सीरीज लिमिट की, तो देखो बेटा सीरीज लिमिट में क्या होता है कि जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन जिस भी सीरीज में, जैसे अगर मैं सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन कहूं तो इनफाइनाइट से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है लाइमन में, तो ये सीरीज लिमिट हो गई किसकी लाइमन की। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है इसकी फ्रीक्वेंसी μ1 इन्होंने दी है। दूसरा क्या कह रहे हैं v2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। देखो इसकी फर्स्ट लाइन क्या होगी, जब लाइमन की फर्स्ट लाइन बोलेंगे तो वो क्या होगा जस्ट एबव वाली सेल से जंप कर रहा होगा, तो ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसकी इन्होंने फ्रीक्वेंसी क्या दे दी है बेटा μ2 दे दी है। अब क्या कह रहे हैं फिर सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज क्या होगा बेटा इनफाइनाइट से बामर की तरफ जो जंप करेगा वही तो होगा, तो देखो इनफाइनाइट से बामर, तो ये हो गया क्या इन्होंने दिया है μ3। अब इससे आपको पता चल गया बेटा कि देखो ये जो है v1 हम कह सकते हैं ये v3 प्लस v2 के बराबर है। इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि v3 इक्वल टू v1 माइनस v2, क्लियर। और ये देखो बेटा आपका ऑप्शन कौन सा है C इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम का होता है बेटा आपका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, ये 98 है। 98 है मतलब ये किसमें होता है एक्टिनाइड में। आपको पता है एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से होती है, ये होती है 90 से लेके 103 तक, इसी के बीच में होगा। तो 98 कहाँ पाया जाएगा एक्टिनाइड सीरीज, और एक्टिनाइड सीरीज कहाँ होती है एफ ब्लॉक में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा डी, एफ ब्लॉक इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound MX2 has the observed and normal molar mass of 65.6 and 164 respectively. Calculate the apparent degree of ionization of MX2, ठीक है।
देखो बेटा, पहले आप जान लो कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर होता है बेटा, एक्चुअली ये अल्फा आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है बेटा I इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर? ठीक है, ये आई की वैल्यू है। और जब नॉर्मल मोलर मास इन्होंने कितना दिया है 164 और ऑब्जर्व कितना है 65.6। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5। अब आई की वैल्यू आपको 2.5 पता चल गई। आपको अल्फा और आई में रिलेशन पता है। ये तब है जब डिसोसिएशन के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन होगा तभी तो आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो अल्फा और आई में रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और n क्या होता है बेटा, n होता है नंबर ऑफ चार्ज्ड आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 फार्मूला यूनिट। क्लियर? तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1 फार्मूला यूनिट से जितने क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे, वही उसका क्या होगा, n होगा। तो इससे बेटा कितने आयन्स आपको मिलेंगे, इससे बेटा 3 आयन्स आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। आई की वैल्यू पहले से पता है 2.5 माइनस 1, हमें n की वैल्यू 3 पता चल गई, ये कर लिया 1.5/2, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 3.4 या 0.75, या फिर इसको आप 75% कह सकते हो। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, ए 75% इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following sequence of reaction and identify the final product। करा रहे हैं बेटा, ये रिएक्शन कराएंगे CH3COOH। जब इस पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओगे बेटा तो इसका 2 मॉलिक्यूल यूज होके साल्ट बना लेगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा COOCA, यहाँ पे हो जाएगा बेटा COOCH3। ओके, जब इसको आप फर्दर हीट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। ओके, माइनस कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बेटा, आपका एसीटोन बन जाएगा। तो ये मैं एसीटोन को यहाँ बना दे रहा हूँ बेटा, एसीटोन ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इस पे क्या करा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा। ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH। बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा प्रोपेनोन ऑक्साइम। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, C प्रोपेनोन ऑक्साइम इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of peroxide in ether of old stock can be tested by first treating with FeSO4 solution and then adding an aqueous solution। आप कुछ है जिसका aqueous solution मिलाते हैं, form red color solution। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जब ईथर में हम लॉन्ग दिन तक रखते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, पेरोक्साइड। ठीक है, और जब पेरोक्साइड बन जाता है तो आपको पता है पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? तो जब भी अगर पेरोक्साइड इसमें है तो वो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर आपने फेरस सल्फेट सोल्यूशन को उसके साथ ट्रीट किया तो ये क्या करेगा, जो उसमें जो मौजूद पेरोक्साइड वो इसको फेरिक में कन्वर्ट करा देगा। क्लियर? पेरोक्साइड इसको फेरिक में कन्वर्ट करा देगा। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो बेटा इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम थायोसाइनेट की रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो ये बेटा क्या बना लेता है, फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर का, ये ब्लड रेड कलर का पीपीटी बना लेता है। ओके, तो बेटा अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो फिर इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, पोटेशियम थायोसाइनेट। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी पोटेशियम थायोसाइनेट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a given mass of gas expand from state A to the state B by 3 path 1, 2, 3 as shown in figure. If W1, W2 and W3 respectively would be the work done by the gas along 3 paths, then
बेटा ये 3 पाथ दिए हैं जिसकी वजह से कह रहे हैं कि इसकी वजह से W1 वर्क डन है, इसकी वजह से W2 वर्क डन है और इसकी वजह से W3 वर्क डन है। तो इसमें से कौन सा जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बेटा आपको पता है कि वर्क डन ये होगा एरिया अंडर वॉल्यूम एक्सिस। क्लियर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा अगर एरिया देखो तो ये आप W3 की एरिया देखो बेटा, ये इतनी ज्यादा एरिया कवर अप हो रही है। ओके, ये जो एरिया है बेटा ये मैक्सिमम है। क्लियर, इसके बाद देखो बेटा ये जो एरिया होगी आपकी, ये इस वाली जो एरिया है जो ब्लैक से मैं शो कर रहा हूँ, ये बेटा आपकी W2 की है। और थर्ड नीचे वाली जो एरिया होगी बेटा, जिसको मैं आप अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ये जो एरिया होगी बेटा ये क्या होगी आपकी W1 होगी। तो देखो सबसे ज्यादा एरिया किसकी होगी, W3 की, इसलिए वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, देन W2 एंड देन W1। तो आंसर कौन सा होगा, W3 इज द मोर देन W2 देन W1। तो B इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4 ion can be reduced in strong alkaline medium to give। बेटा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, आपका जो MnO4 है ये आपका MnO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, C इज द राइट आंसर। ओके,